नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। देश की बड़ी खबरें जो इस वक्त सुर्खियों में रही वो आपको बताएंगे, ग्राउंड पर लिए चलेंगे, वहां से रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे और अभी क्या अपडेट है सब कुछ आपके सामने होगा। संसद का मिस्ट्री मैन, मोहरा या मास्टरमाइंड? राजस्थान में चैलेंज 1000, कैसे जीतेंगे भजन सरकार? ईश्वर की शपथ लेता हूं। योगी की राह पर मोहन, 2024 का शुरू मिशन। देश की बड़ी खबर चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उन बड़ी खबरों की जड़ तक आपको लिए चलेंगे जो आज की सुर्खियां थी, जो आज पूरे दिन आई कैचर रही। सबसे पहले बात होगी संसद की सुरक्षा में हुई चूक की। अभी तक की जांच में क्या निकला है? मास्टरमाइंड कहे जाने वाले ललित की पेशी होने वाली है। संसद की सुरक्षा में चूक का मुद्दा आज संसद में भी गर्म रहा। विपक्ष गृह मंत्री के बयान पर अड़ा है, वहीं सरकार विपक्ष पर संसद की कार्यवाही ठप करने का आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि विपक्ष चलने ही नहीं दे रहा संसद को। उधर एक आरोपी सागर शर्मा, उसके घर से एक डायरी मिली है। पुलिस अब डायरी को खंगाल रही है कि उसमें क्या लिखा है। सबूत और सुराग की लगातार तलाश हो रही है, क्योंकि अभी भी सवाल कई हैं। सवाल ये कि कौन था वो ललित, कौन था जो ललित को सपोर्ट कर रहा था? ललित मास्टरमाइंड है या मोहरा है? आपको राजस्थान में लिए चलेंगे उसके बाद, क्योंकि वहां नई सरकार बनी है। भजन लाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बात करेंगे कि नई सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। जिस लाल डायरी की गूंज चुनाव में सुनाई दी, उस पर क्या कार्रवाई होगी अब सरकार बन जाने के बाद? रुख करेंगे मध्य प्रदेश का भी। वहां जो हो रहा है उसे देखकर लोग कहने लगे हैं कि मोहनलाल भी योगी की राह पर तो नहीं निकल पड़े हैं। सरकार बनते ही बुलडोजर वाला एक्शन वहां भी शुरू हो गया है। सवाल ये कि क्या मोहन को भी शासन में योगी का अंदाज पसंद है? इसी पर चर्चा के लिए स्पेशल शेल ऑफिस से मेरे साथ वरुण जैन जुड़ेंगे। पटियाला हाउस कोर्ट से अंकित गुप्ता आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मनीष शर्मा जयपुर से हमारे साथ लाइव होंगे और भोपाल से जुड़ेंगे मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत। उनके पास जाएंगे और जानेंगे कि आखिर उनके पास क्या क्या जानकारी है। सबसे पहले चलते हैं वरुण जैन के पास। वरुण जैन हमको यह बताएंगे कि साजिश के तार कहां तक जाएंगे। वरुण जैन छोटा रखिएगा, फिर वापस लौटूंगा आपके पास। देखिए, बिल्कुल साजिश के तार लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पहले 4 राज्यों तक ये साजिश के तार थे, अब जाके राजस्थान से भी कनेक्ट हो गए हैं और एक नए शख्स महेश का नाम भी सामने आया है जो कि इस पूरी साजिश के अंदर शामिल था। इन्हीं से पूछताछ करके पुलिस अब आगे पता लगाना चाहती है, कड़ियों को जोड़ना चाहती है कि किसकी पॉइंट टू पॉइंट जोड़ा जाएगा और आगे चलेंगे कि पूरा मामला कहां तक जाता है। अंकित गुप्ता, कितनी देर में होगी पेशी? अपडेट दे दीजिए दर्शकों को। अगले 5 से 10 मिनट के अंदर ललित को पेश कर दिया जाएगा कोर्ट के अंदर। और रही बात जो है कोर्ट की, तो वहां पर संसद में भी इसी मुद्दे को लेकर के आज दिन भर रहा है गतिरोध और सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित होती रही है। बाधित होती रही। कुछ ही देर में पेशी होगी, अपडेट बताएंगे हमको अंकित गुप्ता। लेकिन इसके साथ साथ बगल में देखिए मनीष शर्मा आपको दिख रहे हैं, जयपुर चलेंगे उनके पास। शपथ ग्रहण तो हो गया खूब धूमधाम से, लेकिन आगे जो चुनौतियां हैं राजस्थान में वो कितनी कठिन होंगी? छोटा रखिएगा मनीष जी। बिल्कुल 25 सीटें जीतना, आर्थिक चुनौतियों से निपटना और राजनीतिक शत्रुओं को कोने रखना, ये सबसे बड़ी चुनौतियां नए मुख्यमंत्री भजन लाल के लिए। इसी पर करेंगे चर्चा। उनके पड़ोस में देखिए भोपाल से ब्रजेश राजपूत खड़े दिखेंगे आपको। एक्शन बता रहा है कि योगी का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी चलने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। जी उम्मीद ये की गई थी मोहन यादव यानी मोहन की मुरली बजेगी, मगर मोहन की के डंडे और सख्ती शुरू हो गई है। बुलडोजर चलने लगे हैं, मीट की दुकानें बंद होने लगी हैं, लाउड स्पीकर उतरने लगे और एक्शन ताबड़तोड़ नजर आ रहा है। जब तक मैं अपने इन चारों संवाददाताओं से बात कर रहा हूं, एक बड़ी खबर आ गई है मेरे पास, उससे कर लेते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। संसद सुरक्षा में सेम को लेकर यह बड़ी खबर जानिए। कुछ ही देर में आरोपी ललित झा की पेशी होनी है। पटियाला हाउस कोर्ट में यह पेशी होगी। पेशी से पहले ललित झा का मेडिकल हुआ। ललित को सफदरजंग अस्पताल लाया गया। वहां पर मेडिकल की प्रक्रिया
अब पूरी कर ली गई है और कुछ ही देर में उसकी पेशी भी होगी। वहीं पर आपको लिए चलेंगे, वरुण जान से जानेंगे कि आखिर क्या हुआ है। अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर यह कि आरोपी ललित जो है अब उसका सफदरजंग अस्पताल में करा लिया गया है मेडिकल, और कुछ ही देर में होनी है पेशी। आगे की प्रक्रिया क्या होगी, अंकित गुप्ता से जान लेते हैं। बिल्कुल विवेक, जैसे ही जो है उसको आरोपी को यहां पर लाया जाएगा और सबसे पहले कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कोर्ट के सामने जो पुलिस रिमांड पेपर पेश करेगी, ये बताएगी कि ललित झा का रोल क्या है, क्योंकि जैसे हमारे सहयोगी वरुण जैन जो सुबह से लगातार दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कि जो ललित झा है वो एक तरह से इस पूरे मामले में सबसे बड़े आरोपी के तौर पर उसका नाम सामने आया है। इतना ही नहीं, जो भी अन्य आरोपी थे उनके मोबाइल ललित के पास थे और ललित ने उन मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस वजह से ललित का ये रोल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और जैसा हमने देखा था कि कल जो है जो आरोपियों को पेश किया गया था तो उनको 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था, तो मुमकिन है आज जब ललित को जो पेश किया जाए तो उसको 6 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा जाए, और जब अगली तारीख हो तो तमाम सभी आरोपियों को एक साथ कोर्ट लेकर आए पुलिस। मुमकिन है कि 6 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा जाएगा, क्योंकि जांच लगातार चलेगी, पूछताछ लगातार चलेगी। काफी अहम किरदार है ये, इस पर आएंगे। खुफिया एजेंसी को सागर शर्मा के घर से एक डायरी मिली है। डायरी में खुल सकते हैं सागर के कई राज। डायरी में लिखी बातों को समझने में एजेंसियां जुटी हुई हैं। लखनऊ से सागर के घर से यह डायरी मिली है। घर से डायरी में कई बागी बातें भी लिखी गई हैं। अब इसका क्या मतलब था, क्यों ऐसी बातें लिखता था, क्या कोई उसका ब्रेन वॉश कर रहा था? कई सवाल हैं जो जांच के बाद सामने आएंगे। इस बीच एक और बड़ा अपडेट जान लीजिए। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में यह खुलासा हुआ है, सागर ने जूते में छिपाए थे स्मोक कलर। जूते में एक खास जगह बनाई गई थी और सागर ने जूते में एक्स्ट्रा रबर भी लगाई थी ताकि उसको ठीक ढंग से छुपाया जा सके, और खाकी कलर के सॉक्स भी उसने पहने थे, ताकि यही पुलिस की वर्दी का कलर होता है तो बहुत ज्यादा शायद हो सकता है कि जांच से बचने के लिए उसने ये पूरे इंतजाम किए थे। और उसके बाद पूरी साजिश के तहत वो जो स्मोक कैंडल था उसको लेकर वो अंदर घुसा है। अब इस मामले में एफआईआर हो गई है, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लिख ली है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो एफआईआर लिखी गई है उसमें दिल्ली पुलिस ने क्या क्या मेंशन किया है, क्या क्या बताया है। सबसे पहले तो ये जानिए कि सागर ने बाएं पैर के जूते में खास जगह एक बनाई थी। खाकी रंग के मोजे से सुरक्षा में सेंध क्या लगाई जा सकती है, वो इसलिए क्योंकि ये बचने की कोशिश थी कि अगर खाकी रंग के होंगे तो जांच के दायरे में शायद कम हो। अब ये मामला आगे जाएगा, जैसे जैसे जांच बढ़ेगी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, हम आपको बताएंगे। स्मोक कलर को जूते में छिपाकर रखा गया था। खाकी रंग के मोजे से क्या सुरक्षा में सेंध है, इससे भी लगती है क्योंकि उसने पूरी प्लानिंग की थी। जूते में एक्स्ट्रा रबर भी लगाई गई थी ताकि चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत नहीं होती है तो लोग उस पर शक नहीं करेंगे। सागर ने खाकी रंग के मोजे पहने थे, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर उसने क्यों पहने थे, क्या इसके पीछे का भी कोई कारण था? तो पूरी प्लानिंग हमने आपको समझाई, पूरा खुलासा हमने आपको बताया। वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा वरुण जैन के पास आपको लिए चलते हैं। वरुण, जैसे जैसे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, एक तो डायरी को डिकोड किया जा रहा है, उससे पता चलेगा कि डायरी के अंदर क्या है, क्या ये सोचते थे, क्या ये लिखते थे। लेकिन इसके अलावा ये जो पूरी प्लानिंग कि जूते में जगह बनाई जाती है, एक्स्ट्रा रबर लगाई जाती है कि चलने में भी कोई शक ना हो, तो बहुत बड़ी साजिश दिखती है इसमें। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, कोई 1-2 दिन की साजिश नहीं थी। पिछले 9 महीनों से इन्होंने पूरा प्लान तैयार किया था। उसके लिए मार्च के महीने में यहाँ तक कि वो बजट सत्र के दौरान दिल्ली भी आए थे और जो मनोरंजन है उसने पार्लियामेंट के अंदर की रैकी भी की थी। महाराष्ट्र से इन्होंने जो कैंडल स्मोक है उसको मंगवाया था, वही जो जूते थे लखनऊ से खरीदे थे। इस तरीके से जूते के अंदर कैविटी बनाई थी कि उसके अंदर कैंडल स्मोक आराम से आ जाए। ऊपर ज्यादा रबड़ लगाया जिससे कि चलते वक्त पैर के ऊपर शक ना जाए। पुलिस को ऐसा लगता है कि खाकी रंग की जो जुराब भी इसलिए पहनी थी क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं उनकी खाकी जुराब होती है। कई बार जब किसी की नजर जाती है तो ऐसे लगता है कि शायद फोर्स का ही आदमी है, परिवार के साथ आया, इसलिए पार्लियामेंट के अंदर जो दर्शक दीगा वहां तक जाना चाहता है। तो अपने आप को पुलिस पर्सनल्स की नजरों से पूरी तरीके से बच जाए, कोई शक ना जाए, उसकी तैयारी की थी। प्लान ए भी बनाया था, प्लान बी भी बनाया था, यहां तक कि जब कामयाब हो गए तो उसके बाद में एविडेंस को कैसे डिस्ट्रक्ट करना है, कैसे ठिकाने लगाना है, उसकी भी तैयारी की थी। क्योंकि ललित झा ने अभी तक पूछताछ में यही बताया है कि चारों के मोबाइल उसने वहां पे नष्ट कर दिया। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह की कॉन्स्पिरेसी थी। और यहां तक कि पूछताछ में पता चला है एक महेश नाम का शख्स भी है जो कि इनके साथ पूरी साजिश में शामिल था, वो भी दिल्ली आना चाहता था। अब पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। तो देखिए जो कड़ियां है वो आगे बढ़ रही है, महेश से जुड़ी है और साथ ही ललित
झा के पुलिस NGO के लगातार साथ भी पूछताछ जाकर कर रही है जुड़ी और हुई ललित है, ही वो जहां पर अहम उसने- किरदार है जिसके आने से कई और राज खुलेंगे। अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट इसी केस से जुड़ी हुई कि उसको कोर्ट रूम लाया गया है। ललित झा जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसको कोर्ट रूम लाया गया है। ललित झा को आज कोर्ट में पेश किया जाना है, अब उसे कोर्ट रूम लाया गया है। यह ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पटियाला हाउस कोर्ट, वहां पर इसे पेश किया जा रहा है। अब ये तस्वीरें देख लीजिए, ललित झा आपको इसी में दिखाई देगा। वही वो मास्टरमाइंड है जिसने ये पूरी साजिश रची थी। जांच आगे चल रही है, खुलासे नए नए हो रहे हैं। ललित झा जिसकी तस्वीर आपने देखी थी लाल रंग के कुर्ते में, अब वही तस्वीर उसी शख्स को आप देख लीजिए। पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया जा रहा है और उसी के दौरान की ये तस्वीरें अंकित गुप्ता ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं, वो हमें और ज्यादा जानकारी इस बारे में देंगे। अंकित, अंकित गुप्ता। जी बिल्कुल विवेक, आवाज आ रही है क्या? जी, आ रही है, देखिए, बताएं। ललित झा को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और अभी जो है कोर्ट की तरफ से उसको एक वकील भी मुहैया कराया गया है, क्योंकि जो है उसका कोई वकील नहीं था। लिहाजा ये कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है कि आरोपी को अगर उसका कोई वकील नहीं होता है तो कोर्ट वो वकील मुहैया कराती है। तो फिलहाल कोर्ट ने वकील मुहैया करा दिया गया है और अब दिल्ली पुलिस ललित झा को लेकर के जो उसकी जो रिमांड एप्लीकेशन है उसने कोर्ट के सामने रखी है और रिमांड की मांग की है। अभी जो कुछ मिनटों में साफ हो जाएगा कि आखिर ये रिमांड है कितने दिनों की, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से यही बताया जा रहा है कि ये जो पूरी साजिश हुई थी, जैसे संसद में ये लोग घुसे थे उसके सहयोगी, तो उसमें ललित का एक महत्वपूर्ण रोल रहा था और उससे काफी पूछताछ करनी है और कई जगहों पर उसको लेकर के जाना है। इस तरीके की लगातार बातें कही जा रही हैं अभी सुनवाई के दौरान और उसी आधार पर रिमांड की मांग की जा रही है। तो फिलहाल जो ललित की तरफ से जो वकील है वो जो पुलिस की डिमांड है, यानी कि पुलिस ये कह रही है कि रिमांड में भेजा जाए, तो उसका विरोध कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि ललित जो है पिछले 24 घंटे से इनके पास में है, ज्यादा रिमांड की जरूरत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के पुलिस लगातार यही बता रही है कि ललित का इस पूरे केस में एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इतना ही नहीं, जिस बात की जो है जानकारी जो लगातार वरुण भी दे रहे थे कि ललित जो है यहाँ से फरार हुआ है और उसके पास तमाम मोबाइल फोन्स थे, वो किस तरह से राजस्थान गया, वहां से वापस आया, ये वो तमाम चीजें हैं जिसका जिक्र पुलिस अभी कोर्ट में कर रही है। जी, और उसके बाद और आगे मामला सामने आए, कितने दिन की रिमांड मिलती है, क्या हुआ प्रक्रिया, सब कुछ आगे आपको बताएंगे। तो एक शख्स का नाम सामने आ रहा है, ललित झा। अब उसे ये खोजा जा रहा है, उसे ढूंढा जा रहा है, उसमें ये जानने की कोशिश हो रही है कि वो मास्टरमाइंड था या कोई सिर्फ मोहरा था। पूरी जानकारी हम आपको ललित झा के बारे में बताते हैं जो अभी कोर्ट में पेश किया जा रहा है। यही है वो ललित झा, मैं आपको बता रहा था, बिहार का रहने वाला है, एक एनजीओ से जुड़े होने का दावा है इसका। कोलकाता में ये टीचर था, बीजेपी ने जोड़ा टीएमसी से इसका कनेक्शन। बीजेपी लगातार कह रही है कि ये टीएमसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि लॉकेट चैटर्जी सामने आई थी और उन्होंने ये कनेक्शन जोड़ दिया था। पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड ललित झा बताया जा रहा है, लेकिन अब बीजेपी ने उससे लेकर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, उस पर हम आएंगे। लेकिन अंकित गुप्ता के पास लिए चलेंगे आपको, उनके पास कोई बड़ी अपडेट है। अंकित, ओवर टू यू, बताइए क्या जानकारी है। जी बिल्कुल विवेक, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि ललित झा को 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने मांग की थी कि 15 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा जाए, लेकिन कोर्ट ने 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा है। रिमांड एप्लीकेशन में पुलिस ने कहा था कि ललित झा अब तक की जो इन जांच में मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया है, इसके पास से मोबाइल की बरामदगी करनी है। और इतना ही नहीं, क्योंकि जो तमाम आरोपी हैं वो अलग अलग राज्यों से हैं, लिहाजा इसको अलग अलग राज्यों में लेकर के जाना है। जिसके बाद में कोर्ट ने फिलहाल के लिए ललित झा को 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है और अब इन 7 दिनों के दौरान पुलिस इन तमाम आरोपियों को आमने सामने बिठा करके पूछताछ करेगी, इनको अलग अलग जगहों पर ले जाएगी। साजिश कहां रची गई थी, फंडिंग कहां से आई थी, पैसा कहां से आया था, कौन इनके पीछे था, ये वो तमाम सवाल हैं जिनका सवाल जवाब अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए। ये बड़ी अपडेट में एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं, अंकित ने ये जानकारी दी, वो कोर्ट रूम के बाहर ही मौजूद है। ललित झा को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने 15 दिन की रिमांड की थी, लेकिन अब उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उधर पेशी चल रही है, 7 दिन के पुलिस को रिमांड दे दी गई है। हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए आपको लिए चलेंगे राजस्थान। राजस्थान में चैलेंज 1000 है, कैसे जीतेंगे भजन सरकार, इस पर करेंगे चर्चा। बड़ी अपडेट्स जान लीजिए आज पूरे दिन की राजस्थान की। राजस्थान में आज भजन लाल सरकार हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बन गए हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम बने हैं। भजन लाल शर्मा ने
सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी मौजूद थे और कई दिग्गज भी मौजूद थे। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब भजन लाल शर्मा, ये इस वक्त की तस्वीरें, ताजी तस्वीरें देख लीजिए। दिया कुमारी आपको दिख रही है, भजन लाल शर्मा, गजेंद्र सिंह शेखावत आपको दिख रहे हैं, पूजा पाठ किया जा रहा है। ये तस्वीरें काफी अहम, आज डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली है दिया कुमारी ने, पूजा पाठ कर रही हैं, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत भी आपको दिख रहे हैं बगल में। ये तस्वीरें, पूजा पाठ हो रहा है, एक बार सुन लीजिए फिर वापस लौटता हूं। मंत्रोच्चार के साथ यहां पर दिया कुमारी पूजा पाठ करती नजर आ रही हैं शपथ ग्रहण के बाद। ये है तस्वीरें, और दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, भजन लाल शर्मा की तस्वीर। वहां पर उन्हें आज ये जो शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुंह मीठा कराया जा रहा है, उस वक्त की तस्वीरें हैं। तो भजन लाल सरकार तो अब बन गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी राजस्थान में कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि चुनाव से पहले जितने मुद्दे गरमाए थे अब वो सब भजन लाल शर्मा के सामने आने वाले हैं। सामने क्या है? बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, कैसे उससे पार पाएंगे भजन लाल शर्मा, ये हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मनीष शर्मा के पास लिए चलते हैं। मनीष, बहुत बड़ी चुनौती तो है ही, इसके साथ साथ पूजा पाठ काफी सुबह से ही देखने को मिल रहा है। पहले भजन लाल शर्मा पूजा पाठ उन्होंने किया, उसके बाद सीएम पद की शपथ ली। अभी दिया कुमारी की तस्वीरें आ रही हैं, वो भी पूजा पाठ कर रही हैं। बिल्कुल विवेक, संघनिष्ठ छवि है भजन लाल की, और उसी के चलते, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है, इसी के चलते उन्होंने पूजा पाठ भी की, माता पिता का आशीर्वाद लिया, गुरु के चरणों में शीश नवाया। तो एक सनातन जो छवि है उसी के अनुरूप भजन लाल ने जो अपनी दैनिक कार्यकलाप हैं उनको अंजाम दिया। ऐसा वो आज ही कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भजन लाल शर्मा को जितना लंबे अरसे से मैं जानता हूं तो उनकी इसी तरीके की छवि है, संघ से काफ़ी जुड़ाव रहा है, और उसी के चलते भजन लाल की ये तस्वीरें आज सामने भी आई हैं। रही बात चुनौतियों की विवेक, तो चुनौतियां वाकई में एक नहीं, अगर गिनने बैठे तो यकीनन 1000 के आसपास तो होंगी। सबसे बड़ी चुनौती है एक मनोवैज्ञानिक दबाव, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीतकर कमल खिलाया था। अब ऐसे में सबसे पहली चुनौती तो भजन लाल के सामने होगी कि 25 सीटें एक बार फिर मोदी जी की झोली में डाली जाए। राजस्थान की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है, तनख्वाह तक के पैसों के लाले पड़े हुए हैं, वित्तीय इंतजाम करना ये एक अलग चुनौती होगी। और उसके अलावा राजस्थान में जो ऐसे नेता जो पुराने शत्रप हैं, जो इस समय सरकार बनने के बाद कुछ अलग थलग हैं, उनको साथ लेकर चलना भी भजन लाल की एक चुनौती होगी। ये सारे समीकरण साधना, और ये बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है। और भी हम आपको गिनाते हैं कुछ चुनौतियों की, हमने लिस्ट बनाई है कि आखिर किन किन चुनौतियों से सामना पड़ने वाला है भजन लाल शर्मा का। सबसे पहले देखिए कि भ्रष्टाचार, राजस्थान के जब चुनाव हो रहे थे तो बहुत बड़ा मुद्दा था, राजस्थान में भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा मुद्दा था, ये भी इनके सामने बड़ी चुनौती होगी। तो चुनौती नंबर 1 भ्रष्टाचार का, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात तब सामने आई थी जब लाल डायरी सामने आई थी। लाल डायरी के अब मामले की जांच के आगे बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी ने लाल डायरी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। पूरे चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन से संबोधन के दौरान कितनी बार कहा था, तो यह भी बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। दूसरी चुनौती जो होने वाली है पेपर लीक का। आप हमेशा सुनते होंगे राजस्थान से जब भी खबरें आती हैं तो पेपर लीक का मामला जब भी गरमाता है, तो क्या युवाओं के भविष्य को लेकर फैसला लेंगे भजन लाल शर्मा? पेपर लीक जैसी समस्याओं से निदान मिलेगा राजस्थान की जनता को, युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को? तीसरी चुनौती अपराध की हमेशा सामने आती है। महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी, यह भी बहुत बड़ा जो है मामला रहने वाला है। और भी कई तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि राजस्थान में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कैसे, हम आंकड़ा गिनाते हैं आपको एनसीआरबी का कि कैसे महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं वो आंकड़े बढ़े हैं। 2018 से शुरू कर लीजिए, राजस्थान में 4335 मामले सामने आ रहे थे। अगले साल 2019 में 5310, जो पिछली सरकार है ये उसी 5 साल का आंकड़ा है। 2020 में 5310, 2021 में 6337 और 22 में 5399, मतलब आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। तो महिलाओं के प्रति अपराध भी है, पेपर लीक का मामला भी है, और वो लाल डायरी का किस्सा जो छाया रहा, क्या वो सिर्फ चुनावी मुद्दा है या सच में जांच होगी और कुछ ठोस चीज निकलकर सामने आएगी? मनीष शर्मा के पास लिए चलते हैं। मनीष, ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आसान तो नहीं दिख रहे हैं।
विवेक, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर बीजेपी बहुत ज़्यादा मुखरती है। अब अगर एक भी पेपर लीक होता है राजस्थान में तो सरकार को जवाब देना भारी होगा। पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर के बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस सरकार को घेरा। अब गेंद बीजेपी के पाले में है कि उन्हें पेट्रोल डीजल की कीमतें, जैसा उन्होंने वादा किया है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा के समकक्ष लाएंगे, तो वो भी एक चुनौती होगी। महिला अपराध का लगातार बढ़ता ग्राफ, जैसा आपने बताया, उसको कानून के दायरे में लाना यानी काबू करना एक सबसे बड़ी चुनौती होगी, कि राजस्थान में दलित और महिलाओं पर अपराध लगातार होते रहे हैं और इसकी रोकथाम करना, पुलिस की चौकसी को मजबूत करना, थानों को मजबूती प्रदान करना, पुलिस के खाली पदों को भरना, ये तमाम चुनौतियां इस समय भजनलाल सरकार के सामने होंगी। इसके अलावा कई ऐसी घोषणाएं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में की हैं जो किसानों से जुड़ी हैं, बेरोजगारों से जुड़ी हैं, बुजुर्गों से जुड़ी हैं, उनके लिए वित्तीय प्रबंधन करना, ये भी भजनलाल सरकार की एक चुनौती होगी। खजाना खाली है, ऐसे में देखना ये होगा कि केंद्र से और नए आय के स्रोत उत्पन्न करके भजनलाल सरकार कितनी जल्दी राजस्थान के लगातार बढ़ते आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, आप हमारे साथ तो बने रहिए, और आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो मैं जरा दर्शकों को बता देता हूं कि जो संकल्प पत्र था अब भजनलाल शर्मा के सामने, उसकी भी चुनौती सामने आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया गया था, किसानों को सालाना 12,000 रुपए देने का वादा था, बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए का बॉन्ड देने का वादा था, और 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात की गई थी। 12वीं पास मेधावी जो छात्राएं हैं, गर्ल्स स्टूडेंट, उनको स्कूटी देने का, फ्री में स्कूटी देने का वादा किया गया था। तो आप ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि ये जो संकल्प पत्र के दावे थे, जो वादे थे, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज बनकर, बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आने वाले हैं। विवेक, आप थे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इस पर आपत्ति है। ये तो वादे हैं और अब इन वादों को जमीन पर लाना पड़ेगा। हम थे तो तब कहते कि जब ये वादे पूरे नहीं हो पाए। अभी तो संकल्प पत्र जारी हुआ है, सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है, और ऐसे में ये जो तमाम बातें कही है, अब ये पूरी करना सबसे बड़ी चुनौती होगी सरकार के समकक्ष। और जैसा मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, खजाना खाली है। ऐसे में केवल केंद्र की मदद और खर्चों पर नियंत्रण और नए आय के स्रोत घटाना, इन सबसे बड़ी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा भजनलाल सरकार को, कि कैसे अपनी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाएं, कैसे अपने रोड टैक्स को बढ़ाएं। नए कर आप लाद नहीं सकते, क्योंकि जनता फिर त्राहिमाम करेगी, और ऊपर से लोकसभा के चुनाव हैं। तो मुश्किल यह है कि इस तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। आपके पास टैक्स बढ़ाने के जरिए नहीं है, मौजूदा संसाधनों में आपको बेहतरीन करके दिखाना है। अब ऐसे में केंद्र सरकार कितनी उदार होती है भजनलाल सरकार पर, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। जी, केंद्र सरकार कितनी उदार होगी, और जो वादे हैं, अंडरलाइन में कर देता हूं कि जो वादे हैं उनको कितनी देर में और कब तक पूरा कर पाती है ये सरकार, ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस पर तो चर्चा होगी हमारी। अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से बड़ी खबर जान लीजिए। खुले में मांस बेचने पर प्रशासन का एक्शन हुआ है। मांस बेचने वाली दुकानों पर बुलडोजर चला है। सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद यह कार्रवाई हुई है मध्य प्रदेश का उज्जैन, और वहां पर हुआ है प्रशासन का एक्शन। मांस जो खुले में बेच रहे थे उनके खिलाफ एक्शन हुआ है और उनके ऊपर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। देखिए, वही तस्वीरें आपको उज्जैन से हम दिखा रहे हैं कि जो दुकानें खुले में खुली थी मांस की, उस पर कैसे एक्शन हुआ है, क्योंकि अब निर्देश दिए गए हैं कि अगर दुकानें हैं तो उस पर शीशा भी लगाया जाएगा। यह नया मध्य प्रदेश में आदेश आ गया है कैबिनेट की मीटिंग में, और उसके बाद से अब एक्शन में आ गया है प्रशासन। खुले में मांस बेचने पर अब बुलडोजर चल रहा है। अब हम आपको आगे बढ़ते हुए ये दिखाएंगे कि ये जो लगातार एक्शन हो रहा है, क्या ये योगी के राह पर मोहन यादव भी चल रहे हैं क्या? इसको कैसे मिलता है बल, इस बात की जो चर्चा हो रही है वो आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में खुले में मांस बेचने पर बैन है। खुले में अंडा मछली बेचने पर भी रोक लगा दी गई है। धार्मिक स्थलों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर अब नहीं बजेगा, यह भी अहम फैसला लिया है मोहन यादव ने सीएम पद संभालते हुए। सार्वजनिक जगहों पर तेज लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। उज्जैन में खुले में मांस मीट अगर बेचा, लोग नहीं माने, एक्शन तुरंत हुआ, बुलडोजर चला दिया। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले के आरोपी के घर पर भी बुलडोजर चला। तो ऐसी त्वरित कार्रवाई जो है वो लगातार देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में। तो अब यह देखते हुए सवाल यह उठ रहा है ब्रजेश राजपूत कि क्या योगी की राह पर मोहन यादव जो हैं वो निकल पड़े हैं?
बिल्कुल विवेक, हम इन तमाम चीज़ों से यही अंदाज़ा लगाएंगे कि बीजेपी शासित राज्यों में जो भी नया मुख्यमंत्री बनता है उसको योगी के समकक्ष खड़े होने की एक होड़ सी लगती है। अपने अंतिम दिनों में शिवराज सिंह चौहान ने भी यही किया था और अब मोहन यादव ने तो शुरुआती इसी अंदाज से की है। उन्होंने शुरुआत में जो ऑर्डर्स निकाले हैं उनके मुताबिक कार्रवाई होने लगी है। सभी धार्मिक स्थलों से जो तेज़ आवाज़ में स्पीकर्स चलते थे उनको कहा गया कि सतर्क रहें और ध्वनि जो प्रदूषण है वो ना फैलाएं और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार चलें। कुछ दस्ते बना दिए गए हैं जो उसकी जांच कर रहे हैं, मगर हमने कई जगह देखा कि लोग मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर्स उतारने लगे हैं। इसके अलावा खुले में जो मांस मछली बेचने के जो अभियान है वो सब जगह चल गया है। उज्जैन में तो अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। भोपाल और इंदौर में कई जगहों पर समझाइश दी जा रही है और जुर्माना लगाया जा रहा है नगर निगम की तरफ से। इसके अलावा भी जो सख्ती बरती जा रही है वो लगातार इसी बात की है कि कहीं ना कहीं मोहन यादव कोशिश कर रहे हैं कि एक सख्त प्रशासक की छवि बनाई जाए। उन्होंने अपने शुरुआती अंदाज में ये तो बता ही दिया है। जी, सख्त प्रशासक की छवि बनाने की कोशिश है इन सारे फैसलों से। इस बीच आगे बढ़ते हुए आप सभी हमारे साथ रहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो प्रशासन का एक्शन हुआ है उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट जान लीजिए कि सीएम मोहन के आदेश का अब पालन कराया जा रहा है। धार्मिक स्थलों से अब लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं क्योंकि धार्मिक स्थलों पर अब लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाएंगे तेज आवाज में। ये वहीं की तस्वीरें, मध्य प्रदेश की तस्वीरें, वहां पर एक्शन हुआ है। सीएम मोहन यादव ने जो फैसले लिए हैं उसका उज्जैन में जो प्रशासन एक्शन में उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। जो लाउड स्पीकर चिल्लाता था अब वो उज्जैन में नहीं चिल्लाएगा। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर अब उतारे जा रहे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी से चर्चा होने लगी है। ताबड़तोड़ एक्शन और सख्त एक्शन और लगातार जो ये एक्शन हो रहा है, लगातार जो ये कार्रवाई हो रही है, इसको देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि मोहन यादव भी क्या सीएम योगी की राह पर चल रहे हैं। तो अब ब्रजेश राजपूत के पास चलते हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए। ब्रजेश, अब क्या टाइमिंग कोई फिक्स की गई है कि इतने बजे से इतने बजे तक बजा सकते हैं या फिर कभी भी नहीं बजा सकते हैं आप मध्य प्रदेश में, या फिर कोई शहर उसके लिए किए गए हैं? क्या जानकारी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो आदेश निकला है उसमें यही कहा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके अनुसार जितना भी मान्यता प्राप्त शोर के जो डेसिबल है उतने पे ही बजाया जाए। मगर हमने जो देखा है कि कई शहरों से अब मंदिर मस्जिद दोनों जगहों से लाउड स्पीकर्स निकाले जा रहे हैं। सिर्फ इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद उस अनुपात में स्पीकर चलाना मुश्किल हो जाएगा, तो दोनों जगह से उतारे जा रहे हैं। मगर साथ ही साथ कांग्रेस इस तमाम चीज़ों का विरोध भी कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि शुरुआत में मोहन यादव ने जिस तरीके से फैसले लिए हैं और अपनी एक सनातन एजेंडे को आगे करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं एक दूसरे जो धार्मिक संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय है, उस पर अटैक करने की साजिश है। हालांकि भोपाल में कल यही हुआ है कि एक जो बीजेपी सभी धर्मों के, ब्रजेश आप काफी अहम जानकारियां दे रहे हैं, एक बार ब्रीफ कर देता हूं मैं दर्शकों को कि सभी धर्मों के धार्मिक स्थल जो हैं सब पर से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, कहीं एक से नहीं, लेकिन इस पर कांग्रेस हमलावर है। ये चर्चा तो चलती रहेगी। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, मध्य प्रदेश में खुले में मांस बेचने पर प्रशासन सख्त है। भोपाल में प्रशासन ने मुनादी कराई है, जहांगीराबाद इलाके में मुनादी कराई गई। मांस बेचने वालों को अल्टीमेटम दिया गया कि लाइसेंस रिन्यूअल 7 दिन का हो, 7 दिन के अंदर अंदर हो, 7 दिन के अंदर लाइसेंस का रिन्यूअल हो जाए। ये मुनादी आप सुन लीजिए, फिर वापस लौटते हैं। आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी मांस विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि 7 लोग के अंदर अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवाने मांस विक्रेताओं को सूचना दी जाती है। तो सबको ये सूचित किया जाता है कि आप अपना लाइसेंस रिन्यूअल करा लें 7 दिन के अंदर, नहीं तो पकड़े जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश राजपूत इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, उसके बाद भी वैसी ही कार्रवाई देखने को मिलेगी। ब्रजेश राजपूत जी बिल्कुल, अभी समझाइश दी जा रही है सारे दुकानदारों को कि जो मीट बेचने का लाइसेंस है उसको रिन्यू करवा लें और जहां खुले में बेचा जा रहा है वहां या तो पर्दा लगाएं, जाली लगाएं या ग्रास लगाएं, ऐसे खुले में ना बेचें। साथ ही धार्मिक स्थलों के पास तो बिल्कुल ही मनाही कर दी गई है। धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में ना अंडा बेच सकते हैं, ना मांसाहार बेच सकते हैं, कुछ भी नहीं बिकेगा। और जो दूर यदि आप बेच रहे हैं, अपने बाजार में बेच रहे हैं, तो वो लोग अपना लाइसेंस रिन्यू करवाएं और उसको पर्दे में बेचें। तो कुल मिला के अभी फिलहाल समझाइश दी जा रही है और ऐसी ही समझाइश लाउड स्पीकर के मामले में दी जा रही है। मंदिर मस्जिद में जाके बताया जाए।
लेकिन एक्शन भी वैसा ही होगा। इसका ट्रेलर भी तो मिल ही चुका है। ब्रजेश राजपूत और मनीष शर्मा, अंकित गुप्ता और वरुण जैन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आज सब लोगों ने मिलकर आपको वो अहम खबरें बताई जो इस वक्त आज की सुर्खियों में थी और आई कैचर थी। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। इस वक्त की एक अपराध से जुड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार की राजधानी पटना के पास दानापुर में कैदी की गोली मारकर हत्या हुई है। दानापुर कोर्ट परिसर में कैदी की हत्या हुई है। पेशी के लिए कैदी लाया गया था। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बेऊर जेल से दानापुर कोर्ट उन्हें लाया गया था और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब फायरिंग हुई। देख लीजिए, 2 आरोपियों को पकड़ा गया। मुझे लगता है कि हथियार भी पकड़ा गया, शायद ये उसी की तस्वीरें हैं। बाकी तो जांच में ये मामला सामने आएगा, लेकिन ये उसी वक्त की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। दानापुर में कैदी की गोली मारकर हत्या की हुई है। दानापुर कोर्ट परिसर में कैदी की हत्या हुई है। कोर्ट परिसर के अंदर पेशी के लिए कैदी को लाया गया था, तब अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।